तो कौन सी सर्विस आपके लिए ज़्यादा दिलचस्प रही? तो निश्चित रूप से दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। दोनों पुलिस की एक सेवा ऐसी है जिसमें रोमांच है, इसमें आपको साहसपूर्ण कार्य निर्णय लेने का अवसर मिलता है। जो पुलिस अधीक्षक की भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन चैलेंजिंग भी रहती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण किस जिले में कार्य करना रहा? 2 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 जिले जिनमें ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ा, वो है अजमेर, नागौर और उदयपुर। एक रानी सती जो कांड हुआ था, तो उस समय वो आपके समय हुआ था, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो एक इतना चर्चित केस था जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री तक इन्वॉल्व थे। अंततः एक नया अधिनियम भी उसके बाद ये बना कि यदि कोई सती का महिमा मंडन करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अक्सर लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आपने अपनी इस किताब में भी कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस दिया है। तो एक जो पुलिस अधिकारी होता है उसकी जो कर्तव्य है उनको आप किस तरीके से देखते हो? प्रत्येक इंसान को सोचना ही अपने कर्तव्य के प्रति चाहिए। यदि वो अपने कर्तव्य के प्रति नहीं सोचेगा तो उसको अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। एक व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत ही सरल और सहज आचरण का व्यक्ति होना चाहिए कि जब भी यदि कोई अपराधी अगर कोई अपराध करते हैं तो उस समय स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। कि आपके समय की जो पुलिसिंग थी और वर्तमान समय की जो पुलिसिंग है उसमें कितना महत्वपूर्ण अंतर आ गया है अभी? एक पुलिस विभाग के अधिकारी किसी भी संकट में या किसी भी महत्वपूर्ण केस में या किसी भी चुनौती में या किसी भी कानून व्यवस्था में मिलकर टीम वर्क के साथ बहुत ज़्यादा काम करते थे, उसमें धीरे धीरे कमी आई है वर्तमान में। आपने अपने जीवन के किन पहलुओं को, किन अनुभवों को विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में आपने साझा किया है? जो परिवार का इतिहास होता है वहाँ से अपने गांव के इतिहास के बारे में, अपने गांव के बारे में, तो जब तक लगभग रिटायरमेंट हुआ उसके 1 साल बाद तक ये 2020 दिसंबर तक का इसमें वर्णित है। नमस्कार दोस्तों, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं पूर्व IPS, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और पूर्व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी। हाल ही में उन्होंने कर्तव्य पथ नामक एक किताब लिखी है, मेरे हाथ में है। इस पर किताब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उनके जो IPS की जर्नी रही और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी जो यात्रा रही उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये किताब से शुरुआत कर लेते हैं। आपने कर्तव्य पथ जो किताब लिखी है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वो जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है जी, जहाँ पे सीकर, नागौर और जयपुर तीनों जिलों की सीमा मिलती है जी। मैं मेरे गांव से, मेरी पंचायत क्षेत्र से पहला विद्यार्थी रहा जिसने 11वीं कक्षा उत्तीर्ण की, यानी 11वीं कक्षा अब मैं पास की। उससे पहले किसी ने नहीं की थी। तो निश्चित रूप से एक दिमाग में था कि यदि मैं अपने उस संघर्ष के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति के एक जीवन की एक कहानी होती है, बिल्कुल एक उस यात्रा की कहानी होती है, तो मैंने कहा मुझे लिखना चाहिए। एक अंतर्मन प्रेरणा थी जिससे मेरे क्षेत्र के जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, अगर यदि उनमें से कुछ व्यक्तियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी संघर्ष से, तो ये इसका लिखना सार्थकता हो जाएगी। यही सोचकर केवल इस आधार पे कि कुछ बच्चे प्रेरित हो सके, मेरे मन में ये आइडिया आया। आपने अपने जीवन के किन पहलुओं को, किन अनुभवों को विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में आपने साझा किया है? ये आप ये मान के चलो कि अपने कुछ जो परिवार का इतिहास होता है वहाँ से अपने गांव के इतिहास के बारे में, अपने गांव के बारे में, क्षेत्र के बारे में, अपने बचपन के बारे में, फिर विद्यार्थी काल के बारे में, इसके पश्चात जब सर्विस ज्वाइन की तो सर्विस में, तो जब तक लगभग रिटायरमेंट हुआ उसके 1 साल बाद तक ये 2020 दिसंबर तक का इसमें वर्णित है जी। और ये मैंने 4.5 साल पहले लिखी थी। प्रिंट कराने का मौका भी मिला, इसलिए प्रिंट करा पाया। आप RPS बने पहले, फिर उसके बाद में आप IPS बने। तो जो एक RPS अधिकारी होता है वो स्टेट का सबसे मुख्य अधिकारी होता है पुलिस में, और IPS तो चूँकि पूरे देश की पुलिस में ही सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो कौन सी सर्विस आपके लिए ज़्यादा दिलचस्प रही? देखो, RPS एक अलग वो एक फील्ड में काम करता है जी। उसको खुद कई केसेस का वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, लैंड ऑर्डर पे वो पहुंचने वाला एज एडिशनल SP सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है, तो उसका एक अलग है
और आईपीएस बन जाते हो आप, जिला पुलिस अधीक्षक होते हो, फिर डीआई, तो एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का रोल होता है। दोनों का अलग अलग महत्व होता है। जब उम्र कम हो आपकी तो डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी वाला रोल आपको रुचिकर होता है, वो उसमें एडवेंचर होता है, रोमांच भी होता है और सीधा आप एक्शन लेने का आपको अवसर मिलता है। जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर पहुंचने के बाद आप अपनी फोर्स को नेतृत्व प्रदान करते हैं, आप टीम वर्क के रूप में करते हैं और एक तरीके से मैनेजमेंट वाले पार्ट पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ ही जिला पुलिस किस ढंग से काम करेगी उसको दिशा जिला पुलिस अधीक्षक के व्यक्तित्व से ही मिलती है। तो निश्चित रूप से दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। दोनों पुलिस की एक सेवा ऐसी है जिसमें रोमांच है, जिसमें आपको साहसपूर्ण कार्य निर्णय लेने का अवसर मिलता है, आपको एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने का एक बहुत ही प्रभावी अवसर आपको मिल पाता है, जिससे आपको एक तरीके से आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये निश्चित रूप से इस पुलिस सेवा का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप लगभग 7 जिलों में एसपी के पद पर तैनात रहे, तो जो पुलिस अधीक्षक की भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन चैलेंजिंग भी रहती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण किस जिले में कार्य करना रहा? देखो, संयोग से क्या हुआ कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिला पुलिस अधीक्षक का पद होता है, वो एक जिम्मेदार पद होता है। 24 घंटे किसी भी समय उच्च अधिकारी या राज्य सरकार या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, उच्च अधिकारी आपसे जिले के में किसी भी घटना के बारे में कोई भी जानकारी ले सकता है, पूछ सकता है, ये होता है। तो आपको सजग और सतर्क निरंतर रूप से रहना पड़ता है। जहाँ तक जो मेरे जिलों में आपने बताया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूँ तो सभी जिलों में चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि 2 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 जिले जिनमें ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ा, वो है अजमेर, नागौर और उदयपुर। ये यहाँ पे बड़े ज़िले हैं। बड़े ज़िले में होने के बाद आपके पास फिर 3-4 हज़ार की पुलिस फोर्स होती है और 30-40 लाख की आम पब्लिक होती है, आम जनता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस हिंदू पूरे विश्व में 30-35 देशों से बड़े ज़िले हैं ये, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। तो ऐसे में आपको उस ज़िले का पूर्णतः अगर यदि आपको उच्च स्तर की पुलिसिंग देनी पड़ती है, एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करना पड़े, तो आपको पूर्णतः चुनौतियों से निपटने के लिए हर पल आपको सतर्क और सजग रहना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपकी पुलिस फोर्स आप पे भरोसा करे और आपके क्षेत्र में रहने वाली जनता आपकी वर्किंग और आपकी कार्यशैली पे भरोसा करे, तब आपको अपने आप को संतुष्टि मिल पाती है। एक रानी सती जो कांड हुआ था, तो उस समय वो आपके समय हुआ था, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आपने डील किया उसमें? ये बात है 1900, आप समझो कि 1987 देवराला सतीकांड हुआ था। ये मैं उस समय डीवाईएसपी सीकर के पद पे था, चूँकि नीमका थाना के क्षेत्र में ये हुआ था। वहाँ के पुलिस उप अधीक्षक उस समय अपने मदर की मृत्यु होने की वजह से छुट्टी पे गए हुए थे, तो वो उस जो केस को शुरुआती सुपरविजन करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। वो एक इतना चर्चित केस था जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री तक इन्वॉल्व थे, उन तक रिपोर्टिंग जाती थी। राजस्थान सरकार को भी काफ़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ी थी। अंततः एक नया अधिनियम भी उसके बाद ये बना कि यदि कोई सती का महिमा मंडन करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जनता की एक अलग मान्यता है और एक अलग सोच होती है, चाहे कानून की दृष्टि से वो कुछ भी हो, पर उस समय भी आम जनता के लिए ये था कि एक सती अपने पति के साथ अगर होती है तो उसके उच्च नैतिक मूल्यों और उसके उच्च त्याग को आम जनता एक सम्मान की दृष्टि से देखती है। तो उस सम्मान की दृष्टि से आप देखो कि उसके 12वीं के दिन करीब 7-8 लाख जनता इकट्ठा हो गई थी, केवल उस स्त्री को सम्मान देने के पर्पज से। कानूनी दृष्टि से ये उचित हो या नहीं हो ये सवाल नहीं है, लेकिन धरातल पे अगर आपको कानून व्यवस्था देखनी है तो आपको 7-8 लाख की शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना ये पुलिस विभाग का कर्तव्य था। और चूंकि मैं मुख्य प्रभारी अधिकारी था तो ये हमने प्रभावी ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया।
ये एक सरकार के कानून, भारत देश के कानून और ये जो सामाजिक परंपराएं हैं, उन दोनों में जब विरोधाभास की स्थिति आती है तो वो किस तरीके से आप उसको चैलेंज करा आपने, और कैसे एक पुलिसकर्मी को करना चाहिए? तो ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा कि कानून, उसकी भी एक मंशा होती है, जो कि पुलिस विभाग को उस कानून की पालना कराना, उसका क्रियान्वित कराना, ये उसकी प्रथम ड्यूटी होती है। लेकिन चूंकि वो धरातल पे काम करते हैं तो लोगों की सामाजिक भावनाएं और भावनात्मक जो भावनाएं होती है, दृष्टिकोण, उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि आपका प्रमुख उद्देश्य होता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोक शांति बनी रहे। तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना पुलिस अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबसे अच्छा पुलिस अधिकारी वो होता है जो कानून का सम्मान करे, कानून का कानूनी दृष्टि से ध्यान रखे, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण का के साथ में उसका संतुलन बनाए। तो निश्चित रूप से वो पुलिस अधिकारी समाज के लिए भी उपयोगी होता है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वो अपना योगदान दे सकता है। अक्सर लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आपने अपनी इस किताब में भी कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस दिया है। तो एक जो पुलिस अधिकारी होता है, उसके जो कर्तव्य, उनको आप किस तरीके से देखते हैं और उसको किस तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले प्रत्येक इंसान को सोचना ही अपने कर्तव्य के प्रति चाहिए। यदि वो अपने कर्तव्य के प्रति नहीं सोचेगा तो उसको अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता जी। और कोई भी देश, आपने देखा होगा, चाहे वो जापान हो, चाहे और भी उदाहरण हम आगे बढ़े हुए देशों का देंगे, उसमें उनके नागरिक या वो देश इतना आगे क्यों बढ़ गए, उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझता है कि मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये कहीं न कहीं दृष्टिकोण हमारे देश में भी कुछ लोगों में निश्चित रूप से ये मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये डेवलप होना भी की एक प्रक्रिया चल रही है। हर देश का अपना एक संक्रमण काल होता है, हर समाज एक संक्रमण के दौर से गुजरता है, हम भी अभी उस दौर में चल रहे हैं। तो कर्तव्य पथ पुलिस अधिकारी का सबसे मोटा एक होता है, ये मान के चलो कि उसका एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि इस पूरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा 1% ऐसे लोग होते हैं जो असामाजिक दृष्टिकोण होते हैं के लोग होते हैं या जो आपराधिक मानसिकता के होते हैं। पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है कि ऐसे लोगों पे प्रभावी नियंत्रण करे ताकि 99% लोग सुख और शांति के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सके। ये हर पुलिस अधिकारी के मन में सर्वोच्च प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसकी अवधारणाएं होनी चाहिए कि हमें उन असामाजिक और आपराधिक तत्वों पे अंकुश लगाना है जिससे कि शांति प्रिय जनता, जो अधिकांशतः वही होते हैं, वो अपने बिल्कुल किसी विघ्न के साथ में अपने जीवन का को सकुशल गुजार सके। ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है कि पुलिस में पुलिस अधिकारी में दो एडवर्स गुण होने चाहिए। एक, व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत ही सरल और सहज आचरण का व्यक्ति होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सरल होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वो हीरो की तरह से व्यवहार करे कि जब भी यदि कोई अपराधी अगर कोई अपराध करते हैं तो उस समय स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अगर यदि पुलिस लिबरल रहती है, आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं करती, तो मान के चलो वो धीरे धीरे बहुत मजबूत होते जाते हैं ये आपराधिक तत्व, और वो एक दिन समाज के लिए नासूर बन जाते हैं। इसलिए पुलिस अधिकारी का है कि जहां लोहा गर्म हो तुरंत चोट मारे, असामाजिक और आपराधिक तत्वों पे अविलंब प्रभावी कार्यवाही करें। इसी में समाज का भला है, पुलिस विभाग का भला है और अंततः हमारे देश का भला है। पुलिस अधिकारी के जीवन में कई ऐसे मामले आते हैं जो उसको अंदर तक झकझोर देते हैं या फिर उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। तो आपके जो पुलिस सेवा का करियर रहा, उसमें भी कोई ऐसा मामला आपके सामने आया? देखो, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे एक आपने अजमेर ब्लैकमेल कांड का नाम सुना होगा। वो देश उस समय देश भर में चर्चित हुआ था। तो उस समय ये स्थिति आ गई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बहुत सारी बच्चियों के साथ में उनको ब्लैकमेल करके उनका देह शोषण किया, उनके एक तरीके से अत्याचार किए और बहुत ही जघन्य और घृणित कार्य किया था। उस समय यह हमारे सामने आया, हमने इसमें मेहनत करके इस केस को खोला और स्थिति यह आ गई कि कोई मुकदमा दर्ज कराने वाला न तो कोई ऐसी बच्चियां सामने आ रही थी और न ही उनके परिवारजन है, उनके घर वाले वो तैयार थे। ऐसी स्थिति में
पुलिस विभाग में पुलिस उच्च अधिकारियों की राय के आधार पे फिर मैंने इस बात का निश्चय किया कि ये एफआईआर मेरी तरफ से जी दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, तो उसमें वो हाँ। एफआईआर आपने कराई वो थी? फिर वो प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरी तरफ से दर्ज हुई जांच होकर, और उसके बाद उन आपराधिक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हुई, वो अरेस्ट हुए और न्यायालय द्वारा उनको कड़ी सज़ा सुनाई गई। तो ये एक ऐसे अवसर होते हैं जो आपको झकझोरते भी हैं, और जब आप उसमें प्रभावी कार्यवाही निस्वार्थ भाव से करते हो तो आपको विशेष प्रकार की आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। क्योंकि ये मामला तो काफ़ी चर्चित रहा था देश भर में, और ये अब भी इसके बारे में यदि कोई सुनता है और उसको विजुअलाइज करता है तो अंदर तक एक आम इंसान को भी झकझोर देता है। क्योंकि आप तो उसके गवाह रहे और आपकी एफआईआर की वजह से इतनी प्रभावी कार्रवाई भी हुई उसके बाद में। दूसरा, मैं एक और पुलिसिंग पे पूछना चाहूँगा कि आपके समय की जो पुलिसिंग थी और वर्तमान समय की जो पुलिसिंग है उसमें कितना महत्वपूर्ण अंतर आ गया है अभी, क्योंकि अभी साइबर क्राइम में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो आप उस अंतर को किस तरह से देखते हैं? तो उस समय और पुलिस में और अभी मैं आपको 2-3 शब्दों का प्रयोग करूंगा जी। उस समय पुलिस विभाग में साधनों का अभाव था जी। वर्तमान में साधनों की प्रचुरता है जी। पर्याप्त है। उस समय पुलिस विभाग में तकनीकी साधनों का भी अभाव था। बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजिकली पुलिस विभाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है। तीसरी चीज़ जो होती है कि उस समय साइबर क्राइम और ऐसे स्पेसिफिक क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं 1980 के दशक की मैं बात करूं, अब ये पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक चुनौती पैदा हो गई है पुलिस विभाग के सामने। तो ये आया है, लेकिन पहले के समय में क्या था, बहुत ज़्यादा जो बहुत अच्छी चीज़ें थी पुलिस विभाग में, एक अपनत्व का भाव होता था, टीम वर्क बहुत ज़्यादा होता था, हमारे अधिकारियों में लीडरशिप कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती थी। एक पुलिस विभाग के अधिकारी किसी भी संकट में या किसी भी महत्वपूर्ण केस में या किसी भी चुनौती में या किसी भी कानून व्यवस्था में मिल के टीम वर्क के साथ बहुत ज़्यादा काम करते थे। उसमें धीरे धीरे कमी आई है वर्तमान में। तो ये एक कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ होता है, कुछ उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से निश्चित रूप से हम कई चीज़ों में बहुत आगे बढ़े हैं, कहीं बेटर हुए हैं। और जैसे शहरीकरण बढ़ गया, जो निश्चित रूप से पहले इतने बड़े शहर नहीं हुआ करते थे, जैसे होता है लोगों का पलायन गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये इस प्रकार की पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार होते हैं, जब वो कहीं पे सेटल नहीं होते, तो वो जब अगर पढ़ा लिखा आदमी क्राइम करेगा तो वो इंटेलिजेंटली क्राइम करता है, उसको सुलझाने में पुलिस विभाग को ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। हालांकि फिर भी राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जो बाकी के पड़ोसी प्रदेशों को देखा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम है। उसकी कंपेरेटिवली राजस्थान में बहुत कम क्राइम है ना, यहाँ पे इतना बड़ा कोई गैंगवार भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके इसको भी बनाने में शांति प्रदेश पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इसमें मैं जो आपने जिन राज्यों का नाम लिया, आस पड़ोस के और भी बहुत सारे राज्यों की तुलना में राजस्थान पुलिस की परंपराएं और उसकी कार्यशैली निश्चित रूप से बेटर है, बेहतर है, अच्छी है। और राजस्थान पुलिस की जो एक परंपराएं रही है कि हमें किसी थोड़ा सा पीड़ित और कमज़ोर आदमी को, ज़्यादातर पुलिस अधिकारियों के मन में एक भाव होता है, एक दर्द होता है कि हम इनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। वो परंपराएं आज भी कायम है। जब तक ऐसे मन में भाव परंपराएं रहती है, वो उस पुलिस की छवि और उसकी कार्यशैली निश्चित रूप से उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। आपने पुलिस से रिटायरमेंट लेने के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, और आपने जब पद संभाला उससे पहले वाले जो अध्यक्ष थे उन पर तो गंभीर पेपर लीक के भी मामले के जो आरोप लगे थे, तो उसके बाद आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये पद? देखो, अगर सही रूप से देखा जाए तो ये कार्य पुलिस विभाग से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। जी। क्या होता है कि आप परीक्षाएं आयोजित कराते हो, 1000-1200 सेंटर पे होती है एग्ज़ाम। यदि किसी सेंटर पे किसी ने भी कोई गड़बड़ कर दी हो तो निश्चित रूप से उंगलियां सीधी चयन बोर्ड की तरफ जाएगी या आरपीएससी की तरफ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो चयन बोर्ड के हाथों में नहीं होती, क्योंकि जो एक सेटअप होता है कि विभिन्न स्कूलों में सेंटर होंगे, हर सेंटर पे जो परीक्षाएं कराने वाले 25-50 जो शिक्षक भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, कुछ वहाँ लोकल प्रशासन का पुलिस जाब्ता भी होगा, स्थानीय प्रशासन, इन सब का सहयोग से ये परीक्षाएं संपन्न हो पाती है। अपने आप में चुनौती होती है बहुत सारा। हर चेयरमैन यही चाहता है कि
कि उसके समय में कोई पेपर लीक ना हो, और उसके लिए वो अपनी तरफ से प्रयास भी करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होती है। तो भी चयन बोर्ड का अध्यक्ष और चयन बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो अगर प्रयास करते हैं मिलके तो बहुत कुछ इन स्थितियों पे नियंत्रण भी कर पाते हैं। तो आपके लिए कितना ये चैलेंजिंग रहा था उस समय? निश्चित रूप से काफ़ी चैलेंजिंग। आपके समय भी लगभग 100 से ज़्यादा परीक्षाएं हुई। हाँ। तो उनमें से परीक्षाओं को पेपर लीक नहीं करवाना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। ये बात सही है कि बहुत, जिस दिन परीक्षा होती थी उस दिन उनकी परीक्षाओं से ज़्यादा गंभीर परीक्षा या कठिन परीक्षा तो हमारी खुद की होती थी, कि पहले रात से ये लगता था कि यार कहीं कोई व्यवस्था में नहीं हो जाए, कहीं नहीं हो जाए। मुझे पुलिस और प्रशासन का, विशेष रूप से एसओजी का, इन लोगों का मुझे अतिरिक्त सहयोग और मिला, जिसकी वजह से आप ये देख लो कि 99% हमें पूर्ण सफलता मिली कि हमने बिना पेपर लीक हुए 1% तो मैं एक ऐसा अवसर आया तब हमें जो पेपर लीक हुआ तो उसको हाथों हाथ अपने कैंसिल करके दोबारा परीक्षा करवा दी। बाकी 99% हमें सफलता मिली कि 100 से ज़्यादा परीक्षा कराने के बाद हम उनको बिना पेपर लीक सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा पाए। आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का जो कार्यकाल संपूर्ण होने वाला था उससे पहले ही आपने इस्तीफा दे दिया। खबर थी कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का, हालांकि वो चुनाव तो नहीं लड़ पाए, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आगे आपका राजनीतिक करियर शुरू होने वाला है? देखो, एक कारण क्या होता है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आया, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया, मेरे क्षेत्र के कुछ लोग हैं, तो वो एक भावनात्मक सा निर्णय था कि मैं रिटायरमेंट से होने से पहले, बहुत सारे हमारे भले लोग क्षेत्र के कहते थे कि साहब आपको दावेदारी ज़रूर करनी चाहिए, जैसे होता है। तो मैंने, हालांकि कोई मेरी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी, मुझे कहा भाई अवसर मिलेगा तो एक अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनके निश्चित रूप से रचनात्मक कार्य करने का, अपने क्षेत्र के विकास का, क्योंकि मेरा अपने क्षेत्र से एक भावनात्मक लगाव रहा हुआ है और यही मानना था कि जीवन के इस मोड़ पर, इस एक चरण पर हमें बहुत कुछ मेरे को मिला है जीवन में, तो अपने क्षेत्र में को, अपने समाज को भी कुछ देना चाहिए। इस दृष्टि से वो एक भाव था, एक विचार था कि अगर अवसर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई गिला नहीं है, संतुष्टि है कि नई टिकट मिली और चुनाव में नहीं जाऊँ तो इसके भी बहुत फायदे हैं, और अगर मिलता और जाते तो उसका भी मुझे ऐसा मन में एक भरोसा था कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगा। तो निश्चित रूप से मुझे संतुष्टि है कि मिलता तो ठीक था, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कोई कर्मचारी होता है या फिर किसी पद पे कोई व्यक्ति होता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद में जो लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है वो उसकी एक असली पूंजी होती है, एक तरह से देखा जाए तो। जब आपका आईजी के पद से आपने रिटायरमेंट लिया तो लोगों ने जिस मात्रा में आपको समर्थन दिया या उत्साह दिखाया और आपका स्वागत किया, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, वो देख के तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित था। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था कि जब मैं जयपुर से अपने जो गांव के पास का कस्बा है किशनगढ़ रेनवाल, वहाँ गए तो मुझे वहाँ पहुँचने में 9 घंटे लग गए। जयपुर से रास्ते में, क्योंकि मैं अपना चूँकि गृह जिला था, यहाँ पर कभी पदस्थापित भी नहीं रहा, बस लोगों से एक जुड़ाव रहा था, एक निस्वार्थ रूप से लोगों से अपनत्व रहा, निस्वार्थ भाव से उन लोगों का जो भी छोटी मोटी मदद हो सकती थी वो की। उस आधार पे उन लोगों ने, प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के लोगों ने जो अपनत्व से मेरा उस समय रिटायरमेंट के लोगों पे जो अपनत्व प्रदान किया, अपनापन दिया, मेरे लिए जीवन भर की एक ऐसी अमूल्य निधि हो गई, अमूल्य पूंजी हो गई जो मेमोरेबल रहेगी। इतना, मतलब 25 जगह पे लोगों ने, जिनसे मैं कल्पना नहीं कर सकता था, उन्होंने रुक के स्वागत किया। वरना रिटायरमेंट होने के बाद पुलिस अधिकारी के पास से ही लोग गुजरना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, मतलब जैसे होता है, तो बहुत दिया, तो मैं उसको तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो कर्तव्य पथ पुस्तक है, इसमें से कोई एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के लिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि यूँ तो खैर मैं, आपने कई घटनाओं का जिक्र किया होगा, लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा जो पार्ट, थोड़ा सा जो उनको इंगेज करे, ताकि उनके मन में ऐसी क्यूरियोसिटी आए किताब को पूरा पढ़ने के लिए। हाँ, देखो, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अजमेर ब्लैकमेल कांड के बारे में भी वो जो पृष्ठभूमि उसका किया है, ऐसे ही सीकर सत्यदेव भी किया है। इसी रूप से हमने जैसे
जो मेरे को सबसे ज़्यादा अपना लगता है कि मैं कोटा जब एडिशनल एसपी था तो कोटा में जब हमने ज्वाइन किया तो वहाँ कानून व्यवस्था के आधार पे जो होता है कि थोड़ी सी स्थिति हमेशा कोटा को संवेदनशील सा माना जाता रहा है, कम्युनल दृष्टि से भी और वो भी। मेरे को एक व्यक्तिगत रूप है कि मेरे टीम वर्क के आधार पे हम पुलिस अधिकारियों ने मिलके वहाँ मैं 4.5 साल एडिशनल एसपी रहा कोटा सिटी में, उसके बाद ग्रामीण में भी रहा। हमने एक ऐसा वातावरण बनाया वहाँ पे, ऐसा माहौल बनाया कि उसके बाद में ये कोचिंग वगैरह इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी। एक तरीके से आपराधिक और असामाजिक तत्वों पे प्रभावी निरंकुश किया। उसके लिए हमें कई बार बल प्रयोग करना पड़ा, कई बार लोगों को यह गया और धीरे धीरे उनको कानून की परिभाषा सिखाई। और ये सोचता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करे, दूसरों को परेशान करे। तो एक अच्छा माहौल वहाँ पे दिया हमने, शांति का माहौल बनाया। उसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी हमारे साथ टीम में जो हमने मिलके काम किया और उसकी वजह से कोटा एक शांत शहर के रूप में डेवलप हो रहा है। और मुझे वो देख के गर्व महसूस होता है कि वहाँ आज शिक्षा का इतना अच्छा प्रसार है कि वो एक एजुकेशन हब बन चुका है। बिल्कुल। आपका किसी सिटी से या फिर किसी टाउन से ऐसा कोई लगाव है जहाँ पर आप बार बार जाते रहते हो अपनी सर्विस के बाद भी? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पे भी मैं रहा, ऐसे बहुत मैं किस्म सौभाग्यशाली पुलिस अधिकारी हूँ कि वहाँ कोई भी जगह होती है वहाँ पे रहने वाले लोगों से वो अपनत्व उसके डेवलप होता है। कि जहाँ जहाँ मैं रहा, जैतान 1985 में रहा, वहाँ से लेकर मैं लास्ट गंगानगर रहा 2015, 29 सालों में प्रत्येक जगह से मेरा जुड़ाव रहा है। और सब जगह पे, चाहे गंगानगर हो, कोटा, गंगानगर, नागौर, ये ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा विशेष जुड़ाव भी रहा है। तो पर जहाँ पे पोस्टिंग रही, सब लोगों से एक विशेष अपनत्व का जुड़ाव रहा। बहुत सारे लोगों से, अच्छे लोगों से मेरा आज तक संपर्क यथावत कायम है। और ये मेरे लिए, मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ, अपने आप पे थोड़ा सा फख्र भी महसूस कर सकता हूँ कि रिटायरमेंट के मेरे को 7 साल हो गए, उसके बावजूद भी लोगों से एक अपनत्व भरा जुड़ाव, एक भावनात्मक जुड़ाव मौजूद है। आपने बताया कि आप अपने गांव के पहले ऐसे लड़के थे, स्टूडेंट थे जो 11वीं पास किया। जी हाँ। और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इतना कोई खास अच्छी नहीं थी, किसान परिवार से संबंध रखते थे। तो आपका जो करियर था वो भी तमाम संघर्षों से गुजरा और फिर बाद में आप IPS तक पहुँचे, पुलिस महानिरीक्षक के पद से आप रिटायरमेंट लिया, फिर यहाँ RSSB के भी आप अध्यक्ष बने। तो आप थोड़ा सा अपने उस स्ट्रगल के बारे में भी बताइए कि उस गांव से लेकर के और यहाँ तक आपका जो सफ़र रहा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स का जीवन बहुत संघर्ष का रहता है, उसे पढ़ाई के दौरान भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा उससे के बारे में बताइए ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंस्पायर हो सकें। देखो क्या होता है कि ये बात सही है कि आप किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, एक सामान्य किसान परिवार से आते हो और एक आगे बढ़ने की दौड़ में जब शामिल होते हो तो बहुत सारी चुनौतियां और संघर्ष होता ही होता है। लेकिन सही बात तो यह है कि हमें वो संघर्ष लगा ही नहीं। वो संघर्ष ऐसा था जिसमें आनंद ज़्यादा था। कई बार होता है कि अभाव की वजह से महसूस होता था कि खास हमारे पास भी कुछ अतिरिक्त साधन होते, कुछ सुविधाएं होती, अच्छे जो कपड़े होते, अच्छी रहने की वो होती। लेकिन ये शॉर्ट मोमेंट के लिए ये चीज़ें आती थी। अल्टीमेटली हमने वो अभावों की ज़िंदगी का या संघर्ष की ज़िंदगी का में एक बहुत सुकून होता है कि जिनके साथ आप मिलके रहते हो उनसे आपके संबंध होते हैं, जो अपनत्व भरे संबंध होते हैं, वो प्रगाढ़ होते हैं। और आप निश्चित रूप से आप संघर्ष करते हो तो आपके व्यक्तित्व में एक गहराई और विशालता डेवलप होती जाती है। एक विशेष रूप का जो एक व्यक्तित्व होता है कि संघर्षों से जूझने की वो क्षमता में वृद्धि होती जाती है। तो मैं आज सोचता हूँ कि आज तो लगता है कि वो निश्चित रूप से एक संघर्ष था जैसे था, लेकिन उस समय हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। और मैं मेरे को कहता हूँ कि उस समय की बहुत ज़्यादातर अच्छी यादें हैं और उस समय को आज भी याद करते हैं। अतीत की सुखद स्मरण है, सुखद यादें हैं। कोई एक व्यक्ति आपके जीवन का आदर्श जिसे आप स्टूडेंट रहते हुए भी मानते हो या फिर अभी आपने सेवा के दौरान भी ये माना हो? देखो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है जी। जब आप पढ़ते हो तब तो कुछ एक आध टीचर होते हैं जो आपके लिए आदर्श होते हैं। जैसे मेरे जीवन में एक जिनकी डेथ हो चुकी रूपनारायण काबरा थे, जब मैं 9th 10th 11th में था तब
इंग्लिश के टीचर थे, बहुत ही समर्पित। और वो इसके बाद जो मेरे पहली कक्षा के टीचर थे भवनलाल जी, वो थे। और एक केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे राजेंद्र जी चौधरी, वो आज भी हैं, भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जो जिनका बहुत ही अपने पढ़ने वाले अच्छे बच्चों से अपना तो भरा लगाव था वो। तो ऐसे टीचर्स की जो यादें होती है वो आपकी होती है। और फिर जब आप सर्विस में आते हो तो ऐसे कर्मठ और ईमानदार जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो बहुत सारे हैं, वो आपके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। लास्ट में मैं चाहूँगा कि जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और बड़े सपने देखते हैं, संघर्ष के दौर में गुजरते हुए, तो आप उनको क्या लाइन कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा एकमात्र संदेश यही है कि युवाओं इस धरती पे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने एक अनुपम कृति के रूप में एक अलग से बनाया। किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी युवा को दूसरों की नकल में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं अंधी दौड़ में शामिल होना चाहिए। सबसे पहले उसको बैठ के अपना ये विश्लेषण करना चाहिए कि मैं इस धरती पे जो यूनिक पर्सनैलिटी है वो किस मकसद से बना है और किस क्षेत्र में मैं सबसे बढ़िया काम कर सकता हूँ। अगर यदि उसको लगता है कि मैं सरकारी सेवाओं में कर सकता हूँ तो उसी के अनुरूप अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आज कोई भी सरकार आए 5 सालों में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। बिल्कुल 66 लाख उसमें भाग लेते हैं। 66 लाख में से 2 लाख सेलेक्ट होंगे, 64 लाख को बेरोजगार रहना ही है। तो मेरा मानना है कि उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं हो। आप कोई भी लक्ष्य बनाने के ये देखो कि आप में वो टैलेंट है या नहीं है, उसके अनुरूप आप प्लानिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और उसके अनुरूप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उसके बाद ईश्वर कृपा भी चाहिए आपको। जब मेहनत करोगे तो ईश्वर कृपा भी मिलती है। मेरा मानना है कि आप लक्ष्य निर्धारित करते समय सही लक्ष्य चुनें, आपकी व्यक्तित्व के अनुरूप चुनें, आपके टैलेंट के अनुरूप चुनें, आपकी क्षमताओं के अनुरूप चुनें, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। हर व्यक्ति सरकारी सेवाओं में कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए नहीं बना। तो आज ये जो होती है कि सारे दूसरे बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, चलो मैं भी देता हूँ, वो फार्म भर रहा मैं भी भर देता हूँ, ऐसी दौड़ में शामिल नहीं हो। और यदि आपने एक बार लक्ष्य अपने व्यक्तित्व के रूप में चुन लिया, व्यक्तित्व के अनुरूप चुन लिया, तो फिर आप पूरी प्लानिंग के साथ में, सही प्लानिंग हो, सही दिशा हो और उसके अनुरूप पर्याप्त मेहनत हो। इसके लिए आपको सही निर्देशन भी जरूरी है। आप सही व्यक्ति से उसकी गाइडेंस भी लीजिए। और मेरा लास्ट में ये मानना है कि जिस दिन परीक्षा आप देने जाओ, इंटरव्यू आप देने जाओ, उस दिन ये सोच के जाना कि सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। आप बिना तनाव और दबाव के यदि सर्वे परीक्षा दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो आपकी सफलता प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छे, मैंने देखा, जो इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन परीक्षा के दिन परीक्षा के दबाव में आ जाते हैं, उसके तनाव में आ जाते हैं, वो बेटर नहीं कर पाते। वो बच्चे बेटर कर पाते हैं जो तनाव और दबाव में नहीं रहते। अंततः एक ही चीज़ है कि आप अपने व्यक्तित्व के अनुरूप, अपनी क्षमताओं के अनुरूप और अपने प्रतिभा के अनुरूप ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।